सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने एक एग्जाम की तैयारी जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये आपका बीए प्रोग्राम का है एंड बाकी भी और हो सकता है और भी किसी कोर्स का, बीकॉम ऑनर्स वगैरह का। बट आज की वीडियो में मेनली कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी सारी यूनिट्स के हम देखने वाले हैं। तो मेनली आपके इस पेपर में टोटल 5 यूनिट्स है एंड आपका ये एग्जाम जो एक तो 18 जुलाई को है, और बाकी अगर किसी और दिन पे भी है तो भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जो है इस वीडियो में कवर कर सकें, एंड अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं आपको जो है इस वीडियो को 2 पार्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आ जाते हैं हम अपने पहले यूनिट पे, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है, दैट इज कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्वेस्टर्स को कंसीडर करने चाहिए जब भी वो इवेल्युएट करते हैं एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, ये नहीं है कि आपके उसमें से सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट या कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंटर्स जो है जो कि आप याद कर सकते हो, एंड देन पेपर में जब किसी और क्वेश्चन में भी वो सेम टू सेम पॉइंटर्स लिख सकते हो, एंड दैट इज व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू दीज वीडियोस। सो यूनिट 1 है हमारा द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, एंड इसका हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि इन्वेस्टर्स को जो है कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी चाहिए जब भी वो इवेल्युएट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को। तो फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक कंडीशंस। सो इन्वेस्टर्स जो है उनको एनालाइज करना चाहिए ओवरऑल हेल्थ of the economy, including factors such as GDP growth and like GDP growth, inflation rate, interest rates and employment levels। ये फैक्टर्स जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में, क्योंकि जैसा आप इन्वेस्ट जो भी इन्वेस्टर होता है वो यही चाहते हैं कि उसको जो है एक प्रॉफिट हो, वो ये नहीं चाहते कि उसको कोई नेगेटिव हो या फिर उसको पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में जाए, नेगेटिव मतलब वो नहीं चाहते कि उनको लॉस हो, टाइप ऑफ दैट। तो इसलिए उनको ये सबसे पहले मेन चीज ये देखनी पड़ती है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स। सेकेंड थिंग इज पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स। सो इन्वेस्टर्स को जो है उनको एसेस करना होता है स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एजेंडा, ये जैसे पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी लैंडस्केप इन द कंट्री और रीजन वेयर दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस वो अफेक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दैट इज मार्केट कंडीशंस। सो इन्वेस्टर्स को जो एनालाइज करना होता है मार्केट ट्रेंड्स को, जैसे कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एसेट क्लासेस की, एंड मार्केट वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी। अंडरस्टैंड करना मार्केट कंडीशंस को एंड हेल्प करना इन्वेस्टर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सके अपने पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। फोर्थ थिंग इज, जो फोर्थ हमारा पॉइंटर है दैट इज सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो इन्वेस्टर्स को जो कंसीडर करना पड़ता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। These factors can provide insights into long-term investment prospects, especially in industries related to consumer preferences and lifestyle changes. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर आ जाता है, दैट इज द लास्ट पॉइंटर, दैट इज ग्लोबल इवेंट्स एंड रिस्क। सो इन्वेस्टर्स को जो है वो एक नीड होता है कि वो स्टे करें इन लाइक टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्लोबल इवेंट्स एंड रिस्क, मतलब कि उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ग्लोबल इवेंट्स के बारे में, रिस्क के बारे में, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नेचुरल डिजास्टर्स एंड पेंडेमिक्स। ये जो इवेंट्स होते हैं वाइड स्प्रेड करते हैं इम्प्लीकेशंस को ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दैट इज कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के अवेलेबल टू द इन्वेस्टर्स। फर्स्ट थिंग इज स्टॉक्स। तो स्टॉक्स तो आपको पता ही होगा, इस समय सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मोस्टली स्टॉक्स पे ज्यादा करते हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल कंपनी। स्टॉक्स रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप इन अ स्पेसिफिक कंपनी। स्टॉक्स जो है वो ऑफर करते हैं पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड इनकम, बट दे ऑल्सो कम विद हायर रिस्क, क्योंकि एक आप ओनरशिप मतलब एक सिंगल ओनर हो सकता है उसका स्टॉक्स का, तो उससे क्या होता है कि आपका हायर रिस्क भी रहते हैं। देन यू हैव इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो है वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इश्यू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज एंड द कॉर्पोरेशंस टू रेज कैपिटल। ये इन्वेस्टर्स जो है वो जनरली परचेज करते हैं बॉन्ड्स, लेंड मनी टू द इशूअर इन एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड द रिटर्न of the principal amount at maturity. Then you have is mutual funds. So the mutual funds जो है वो एक पूल होता है मनी का फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ऑफ सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये जो जनरली मैनेज किए जाते हैं बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स
एंड ये ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी कि वो एक्सेस कर सके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज विद लोअर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। देन यू हैव इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दैट इज ETFs। सो ये जो है तरह का सिमिलर होता है टू म्यूचुअल फंड्स, बट इसमें जो ट्रेड होता है बट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स। They offer investors the flexibility to trading throughout the day at market prices. ETFs जो है वो ट्रैक करते हैं बहुत सारे लाइक वेरियस इंडिसेस, सेक्टर्स और एसेट क्लासेस। देन वी हैव इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक टाइप से हम इसके से REITs। सो ये जो है कंपनी होती है जो कि ओन करते हैं लाइक दैट ओन ऑपरेट और फाइनेंस इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली बाय करते हैं शेयर्स ऑफ REITs which provide exposure to the real estate market without the need to directly own and manage properties। मतलब डायरेक्टली उनको ओन करने की आपको जरूरत नहीं होती है। Then you have is options and futures। Options and futures जो है वो जनरली डेरिवेशंस होते हैं that drive their value from an underlying asset such as stocks, commodities और currencies। ये इंस्ट्रक्शंस जो है लाइक ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ऑफर करते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर hedging, speculation or generating additional income, but they involve complex strategies and high risk। Then you have is alternative investments। So alternative investment में बहुत सारे include करते हैं assets such as private equality, then you have private equity, venture capital, hedge funds, commodities and precious metals। ये इन्वेस्टमेंट्स जो जनरली लेस ट्रेडिशनल होती है एंड ऑफन रिक्वायर होती है हायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्गर लॉकअप पीरियड्स एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये प्रोवाइड करती है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स एंड यूनिक रिटर्न अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं दैट इज यूनिट 2 बॉन्ड एनालिसिस। सो इसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज कि कैसे हाउ डू क्रेडिट रेटिंग्स अफेक्ट करती है बॉन्ड प्राइसेस को एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। सो पहला होता है बॉन्ड प्राइसेस एंड दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो जो बॉन्ड प्राइसेस है लाइक क्रेडिट रेटिंग्स जो जनरली वो रिफ्लेक्ट करती है इशूअर के क्रेडिट वॉर्थीनेस को एंड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। बॉन्ड्स विद हायर क्रेडिट रेटिंग्स जैसे कि AAA और AA वो कंसीडर की जाती है सेफर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सेफर इन्वेस्टमेंट्स एंड जनरली हैव लोअर ईट्स मतलब लोअर प्रोडक्शन। देन यू हैव इज एज अ रिजल्ट देयर प्राइसेस जो है वो जनरली हायर होते हैं एंड कन्वर्सली बॉन्ड्स जो है विद लोअर क्रेडिट रेटिंग्स जैसे कि BB और B आर रिस्कर एंड ऑफर करते हैं हायर यील्ड्स मतलब हायर प्रोडक्शन टू कंपनसेट इन्वेस्टर्स एंड टेकिंग एन एडिशनल रिस्क। ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो टेंड करते हैं टू हैव लोअर प्राइसेस। बी पार्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इन्वेस्टर्स जो है वो जनरली यूज करते हैं क्रेडिट रेटिंग्स को एज अ की फैक्टर इन असेसिंग बॉन्ड क्वालिटी एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो है वो जनरली सीख करते हैं स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल जो कि प्रेफर करते हैं हायर रेटेड बॉन्ड्स इवन इफ दे ऑफर लोअर यील्ड्स। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो है जनरली वो होते हैं जो कि सीख करते हैं हायर रिटर्न्स, माइट बी विलिंग टू टेक ऑन मोर रिस्क बट by investing in lower rated bonds with high yields। मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के में यही बताया गया कि वही होते हैं जो कि हायर रिटर्न्स पे जो है और आर दोज सीकिंग हायर इंटरेस्ट्स might be willing to take on more risk by investing in lower rated bonds with higher yields। देन हमारे पास है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। सो जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करती है इन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टर्स जो है वो एम करते हैं कि वो बैलेंस कर सके रिस्क एंड रिटर्न ऑफ देयर बॉन्ड पोर्टफोलियो बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स विद डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग्स। ये जो अप्रोच है वो हेल्प करता है मिटिगेट करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ एनी पोटेंशियल डिफॉल्ट्स और डाउनग्रेड्स ऑन द ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। देन हमारे पास एक लास्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज D1 जिसमें है रेटिंग चेंजेस। सो क्रेडिट जो है लाइक क्रेडिट रेटिंग जो है वो अपग्रेड करते हैं और डाउनग्रेड्स करते हैं लाइक अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स कैन हैव इमीडिएट इफेक्ट ऑन बॉन्ड प्राइसेस। अपग्रेड्स जो है कैन लीड टू इंक्रीज डिमांड एंड हायर प्राइसेस while जो डाउनग्रेड्स हैं वो रिजल्ट करते हैं डिक्रीज डिमांड एंड लोअर प्राइसेस। इन्वेस्टर जो है वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं रेटिंग चेंजेस को एंड मेक करते हैं इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड एडजस्ट करते हैं उनके अपने पोर्टफोलियो एडजस्ट देयर पोर्टफोलियोज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं दैट इज क्वेश्चन 2 व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ बॉन्ड यील्ड एंड
हाउ डू दे इम्पैक्ट बॉन्ड प्राइसेस? सो बॉन्ड यील्ड जो है वो कंसिडर करते हैं सेवरल कंपोनेंट्स एंड वो अफेक्ट करते हैं डिफरेंट बॉन्ड प्राइसेस को डिफरेंटली. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कूपन यील्ड. तो जो कूपन यील्ड होता है, लाइक कूपन प्रोडक्शन जो है, ये एक फिक्स इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है जो कि पे किया जाता है बाय द बॉन्ड इशूअर टू द बॉन्ड होल्डर. जो भी बॉन्ड इशू करता है उसके द्वारा ये दिया जाता है किसको? बॉन्ड होल्डर को. ये रिप्रेजेंट करते हैं एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड्स फेस वैल्यू. एक हायर कूपन यील्ड जो है वो जनरली लीड करती है टू हायर बॉन्ड प्राइसेस एंड एज्यूम करती है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. करंट यील्ड. सो करंट यील्ड जो है ये बॉन्ड्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स है जो कि डिवाइड करती है डिवाइडेड बाय इट्स मार्केट प्राइस. ये प्रोवाइड करती है मेजर ऑफ द बॉन्ड्स रिटर्न बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस. करंट यील्ड जो है एंड बॉन्ड प्राइसेस जो है हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. इफ बॉन्ड प्राइस जो है इंक्रीज होता है तो करंट यील्ड जो है वो डिक्रीज होता है, और अगर करंट यील्ड इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होता है. तो ये वाइस वर्सा रहता है. देन हमारे पास है यील्ड एंड मैच्योरिटी, YTM. So YTM जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं टोटल रिटर्न एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट if they hold the bond until maturity and reinvest all coupon payments at the YTM rate. So YTM जो है वो like takes into an account the bond's purchase price, coupon yield, time to maturity and face value. बॉन्ड प्राइसेस एंड YTM जो है उनका एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर YTM इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होता है, और अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है तो YTM डिक्रीज होता है. नेक्स्ट है हमारे पास यील्ड कर्व. सो यील्ड कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड यील्ड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव मैच्योरिटीज. ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि वो अंडरस्टैंड करें मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को फॉर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स. अ नॉर्मल यील्ड कर्व जो है लाइक कर्व स्लोप्स like a normal yield curve slopes upward indicate करता है indicating higher yields for longer maturity bonds. Changes in the yield curve shape can influence bond prices, with investors typically demanding higher yields for longer maturity bonds during periods of uncertainty or inflationary expectations. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रेडिट स्प्रेड. सो जो क्रेडिट स्प्रेड जो है ये एक डिफरेंस होता है इन यील्ड्स between a bond and a benchmark such as government bonds with similar maturities. So ये रिफ्लेक्ट करता है रिस्क प्रीमियम इन्वेस्टर्स को investors require for investing in a bond with a specific credit rating. एक वाइडर क्रेडिट स्प्रेड जो है वो इंडिकेट करता है हायर perceived क्रेडिट रिस्क को which can result in lower bond prices. ये इंपॉर्टेंट है कि नोट करना that bond prices and yields have an inverse relationship. When bond prices increase, yields decrease, and जब भी हमारे yields increase होते हैं तो bond prices decrease. Understanding the components of yield helps investors assess करना the attractiveness of bonds and make informed investment decisions. Then we have is unit 3 approach to equity analysis. So इसको हम कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लाइक बोर हो सकते हैं वो इसलिए. सो लेट्स कवर द नेक्स्ट 3 यूनिट्स इन द नेक्स्ट पार्ट. एंड उसके अलावा आपको कोई और वीडियो चाहिए जो भी आपका अगला नेक्स्ट एग्जाम है उसके, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो वो वाली वीडियो भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी. विद दैट्स इट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड इंस्टा पे फॉलो. बाय बाय.